देखो बच्चों, चैप्टर 10 क्या है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या था सबको बता रखा हूँ। आज मैं तुम्हें इससे एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर। राइट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आएगा? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और इनके बीच आप ग्रेविटेशन लगेगा या नहीं लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ तुम, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला बताओ, क्या होता है? F इक्वल टू, बोलो। F इज इक्वल टू, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। M1 M2 अपॉन में आने का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वही हो, और इसका मास कितना हो बताओ? M1 है, M2 हो। तो क्या पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, समझो। कह रहा हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वह चेंज हो जाएगा। कब? जो ग्रेविटेशन जो फोर्स है F है वो चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा? पढ़ो आगे। कह रहा व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इनके जो बीच से जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस मतलब कम कर दिया जा रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट को यहीं पर रख दो, एक इसके हाफ पर ला करके यहाँ पर रख दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ और बताओ कि जो मास दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? P/2 हो गया, हाफ P/2 हो गया। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इनके अट्रैक्शन फोर्स पर? क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा? अट्रैक्शन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स विल इंक्रीज। अच्छा, कितना होगा इंक्रीज? वो भी तो समझ जाओ, पहले समझो सर आई कैसे इंक्रीज। तो या इंक्रीज होगा। अच्छा, आप सुनो कैसे होगा, ध्यान देना बच्चों। जी तो अपने स्थान पर, ठीक है। यानी ऐसे समझ सकते हो क्या? शॉर्टकट में समझाता हूँ। जो यह फोर्स है क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वह प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमें इससे उससे नहीं मतलब है, यहाँ पर मास के प्रोडक्ट से हमें डिस्टेंस वाली बात लेनी है। तो डिस्टेंस से क्या बताया था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब 1/d² होता है। राइट, तो अब हुआ क्या? जो फोर्स है वो तो ठीक है, प्रोपोर्शनल तो है 1/d। अब d क्या हो गया? D/2 हो गया। D में क्या हो गया? 2 स्क्वायर कर लो, D/2 का स्क्वायर कर लो। तो क्या मिलेगा हमें? यह प्रोपोर्शनल है 1/d का स्क्वायर तो रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अब ये रिवर्स कर लो, जब जो प्रोपोर्शनल होगा 4/d²। यानी तुमने क्या देखा? जो फोर्स है वह प्रोपोर्शनल तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन करब पहले का 4 टाइम्स हो गया। कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। यानी जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले का कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ गई? नोट डाउन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा बताओ? 4 टाइम्स। आराम से 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ऑफ फोर्स। कौन किसका? ओरिजिनल फोर्स। 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। जो पहले से फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ओरिजिनल फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, ओरिजिनल फोर्स। नो डाउट, फटाफट जल्दी करो। बैठे बैठे सोच। देखना बच्चों, इसी के ग्रेविटेशनल का है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रपोर्शन टू देयर मासेज। कह रहे हैं इस फार्मूले से हमको सबको पता है क्या कि जो F होता है मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एक चीज घटे की तो एक चीज बढ़ती नहीं है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मास की। दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, और जब देखने आएगा तभी तो। सॉरी सर जी, दो मास है, बैठने वाले साइड में बता रहे हैं कि इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके प्रोडक्ट के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट, यदि ऐसा होता है
तो जब एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, तो कह रहे हैं कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं जब ऊपर से छोड़ा जाता है तो दोनों इक्वल स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन जबकि रियल में अगर तुम देखोगे, यहाँ पे पत्थर छोड़ो है कागज, कौन जल्दी गिरेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कागज को, बात समझना, तो यहाँ पर जो पेपर है, पेपर को नीचे से कौन रोक रहा है उसको नीचे जाने से? एयर। जबकि दोनों पर, पेपर पर भी और पत्थर पर भी, तो स्टोन दोनों पर जो नीचे से जो फोर्स है, जो ग्रेविटी है वो सेम लग रही है, तो ग्रेविटी है वो सेम लग रही है। जबकि एयर नीचे से जो फ्रिक्शन लगा रही है उस पर, वो अलग अलग। इसलिए जो पेपर है वो धीरे धीरे गिरेगा और पत्थर, स्टोन जल्दी गिर जाएगा। बात समझ आ गई? ओके। लेकिन यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? ये बड़ा ऑब्जेक्ट मान लो, कैपिटल एम मान लो, और इसको स्मॉल एम मान लो, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो कैपिटल एम और स्मॉल एम के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। लेकिन अब ये बताओ कि ये जो तुम ये भी तो पढ़ रखे हो क्या, कि फोर्स इक्वल टू mg होता है क्या? फोर्स इक्वल टू mg, सर जी। तो जब mg होता है तो यहाँ पर जो फोर्स है वो मास पर डिपेंड तो करेगा और g पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एक हम रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? यस सर जी। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, कौन बच्चा बताएगा? रिजर्वेंट बोलना। m1 अपॉन में रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, रिलेशन। सी कैपिटल हाँ। जी इज इक्वल टू स्मॉल जी, कैपिटल जी इक्वल टू, हाँ, स्मॉल जी इज इक्वल टू ठीक है। कैपिटल जी और m1 अपॉन में r स्क्वायर, m अपान में r तो स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो g है, जो ग्रेविटी है, बोलो नहीं, हमने बोला, पूछा क्या कि जी और स्मॉल जी में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन स्मॉल जी इक्वल टू, ये आता है एक नंबर का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट पूछेगा और डिराइव करने के लिए कहेगा तो 3 मार्क्स का कहेगा, ठीक है। डिराइव पे क्या करना होगा? हाँ, डिराइव जो हमने करवाया था, जी और स्मॉल जी में रिलेशन करवा रखा हूँ, ठीक है। हाँ, याद आ गया। और अरे स्मॉल जी जो है वो बताओ क्या स्मॉल एम पर डिपेंड है? यस सर। नहीं, कहाँ स्मॉल एम है क्या यहाँ पर? अच्छा, आपने लिख के दिया फिर। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पे है क्या स्मॉल, ठीक है। तो जब ये नहीं है तो जो स्मॉल जी है वह स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं है, यानी मास ऑफ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या इसके द्वारा कि जी स्मॉल जी, या ग्रेविटी लिख दो, पूरा एक्सप्लेन कर दो। ग्रेविटी विल नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं बताना? मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। हाँ, डिपेंड ऑन मास ऑफ और स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं है। जब डिपेंड नहीं करता है तो अब होगा क्या कि जहाँ पर एयर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देयरफॉर कर सकते हो, देयरफॉर इन द एब्सेंस मींस क्या होता है? हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अनुपस्थिति में, जहाँ पे एयर नहीं होगा। बोथ ऑब्जेक्ट, कौन सा? बोथ ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? फॉल डाउन। अच्छा, उसी का स्टेटमेंट लिखो, क्या क्या पूछा क्वेश्चन में, पढ़ना एक बार। फॉल डाउन कैसे? डज नॉट फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट। अच्छा, वही कह रहा है कि वो ज्यादा तेज नहीं गिरेगा, तो फॉल डाउन फास्टर, क्या है? हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर बोथ ऑब्जेक्ट, बोथ मत बोलो, इन्हें सुनो तो सही, बोथ ऑब्जेक्ट की बात नहीं बोला। या तो मैं जो ये लिखने जा रहा था कि बोथ ऑब्जेक्ट फॉल डाउन विद सेम स्पीड, मैं ये लिखने जा रहा था। और अगर बुक की लैंग्वेज लिखना चाहोगे क्वेश्चन का, तो ऐसे ना लिखकर कैसे लिख लो, ऐसे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और इसका बुक लैंग्वेज लिखो क्या? ए हैवी ऑब्जेक्ट। हाँ, बस बोलना एक बार, ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैवी ऑब्जेक्ट, ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन डजंट लिख दो शॉर्टकट, डज नॉट फॉल फास्टर फॉल फास्टर, फॉल देन अ लाइट ऑब्जेक्ट, हाँ, फास्टर ऑब्जेक्ट, देन लाइट ऑब्जेक्ट, देन लाइट ऑब्जेक्ट।
तो ये क्लियर है? Yes. तो क्या समझ आया तुम्हारे, बताओ पहले कि जो स्मॉल जी पर मास डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि मास ज्यादा रहेगा तो स्मॉल जी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। मतलब क्या समझ आया, बताना कौन बच्चा बताएगा, पहले एक्सप्लेन करो। इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीख मिली, मतलब क्या तुमने सीखा? हाँ बोलो। मतलब इस पे m डिपेंड नहीं है, जो स्मॉल m है। हाँ, कहने मतलब चाहे बड़ा सा पत्थर हो चाहे छोटा सा पत्थर हो, हाँ, दोनों जी पर डिपेंड नहीं करते हैं कि मास ज्यादा है तो जी उसको क्या करेगा, तेजी से खींच लेगा या वहां पर जी कम हो जाएगा, ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर जहाँ पे एयर नहीं है, नीचे से रोकने के लिए एयर नहीं है, तो उस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट या एक और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वह फास्ट मतलब तेजी से नहीं गिरेगा कंपेयर टू द, हाँ, यानी फाइनली क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों सेम स्पीड के साथ नीचे गिरेंगे। ये बात समझ में आई? Yes. लेकिन ये समझना, एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर एयर ना हो, जैसे कमरा है, कमरे में से एयर को निकाल दिया जाए Vacuum होता है मशीन, ना हाँ, वैक्यूम के द्वारा क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। समझ आ गया? नोट डाउन। Thank you for watching. अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो बच्चों, एंड शेयर करो फॉर अदर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।